चले जी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के। हमारे पास इंशाल्लाह स्क्रीन सबको दिख रही है। आज की क्लास के हमारे पास इंशाल्लाह दो एजेंडाज हैं, दो से तीन एजेंडाज हैं। पहला, हम आइजा 402 को एक क्विकली रिवाइज करेंगे। दूसरा, उस रिवीजन के बाद कोई अगर आपका सवाल होगा तो उसको मैं एड्रेस करूंगा। तीसरा, जो की चेंजेस हुई है इस स्टैंडर्ड में, क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन सा जिसकी वजह से चेंजेस हुई है, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। और चौथा, जो दो पास पेपर के अच्छे सवाल हैं, वो सवाल क्या है, उसमें रेलिवेंट आइजाज के पैराग्राफ कौन से हैं और उनको यूज करके हमने किस तरीके से आंसर ड्राफ्ट करना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? चले जी, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। एक काम ये करते हैं, देखें, सबसे पहले इसका मैं एक बैकग्राउंड दे दूं आपको। इसका बैकग्राउंड बड़ा क्लियर है। और ये बैकग्राउंड क्या कहता है? ये बैकग्राउंड ये कहता है कि जी देखें, अगर एक काम ऐसा है जो कि यूजर एंटिटी को करना चाहिए और यूजर एंटिटी नॉर्मली करती भी है, या एंटिटी को करना चाहिए, या एंटिटी को नॉर्मली वो काम करती है, ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बेसिस पे वो काम आगे आउटसोर्स कर दिया जाए किसी और ऑर्गेनाइजेशन को। अगर कंपनी अपना कोई काम आउटसोर्स कर देती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सही है। आइजा 402 कब अप्लाई होगा, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये देख लें कि स्टैंडर्ड का स्कोप क्या होगा। सही है, स्टैंडर्ड का स्कोप क्या होगा। अगर कोई काम ऐसा आउटसोर्स हुआ है जो कि आपको लगता है कि रेलिवेंट है आपके लिए, ऑडिट के लिए रेलिवेंट है, सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के लिए रेलिवेंट है, तो फिर आइजा 402 ट्रिगर कर जाएगा। सबसे पहले मैं आपके साथ आइजा पढ़ने जा रहा हूँ, आइजा का स्कोप पढ़ने जा रहा हूँ। This ISA deals with the user auditor's responsibility to obtain sufficient appropriate audit evidence when a user entity uses the service of one or more service organization. Specifically, it expands on how the user auditor applies ISA 315 revised 2019 and ISA 330 in obtaining and understanding of the user entity, including the entity's system of internal control relevant to the preparation of the financial statement. ये preparation of the financial statement को highlight रखिएगा, एक बड़ा change आया है। Sufficient to identify and assess the risk of material misstatement and in designing and performing a further audit procedure. इसका थोड़ा सा खुलासा कर दूं प्यारे बच्चों। अगर एक काम आप करते हैं तो आप मैनेजमेंट से आके पूछना, आप ही बताओ कैसे काम करते हो। सही है, ट्रांजैक्शन इनिशिएट कैसे होती है, प्रोसेस कैसे होती है, रिकॉर्ड्स कौन से बनते हैं, कंट्रोल्स क्या है, आईटी कंट्रोल क्या है, एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है। चूंकि ये काम आउटसोर्स हो चुका है तो काम अभी भी ये होगा। यूजर एंटिटी से पूछूंगा, हाँ भाई बताओ काम कैसे करते हैं वो लोग। सही है, कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनते हैं, ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट होती है, कौन इनिशिएट करता है, कौन प्रोसेस करता है, काम अभी भी यूजर एंटिटी लेवल पे करूंगा। द पर्पस ऑफ द स्टैंडर्ड इसके जो काम आपको कन्वेंशनली करना था वही काम आपको आज करना है। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूजर एंटिटी के पास अगर वो अंडरस्टैंडिंग मौजूद नहीं है, वो रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है, वो कंट्रोल्स मौजूद नहीं है, तो आपको फिर अपना किबला चेंज करना पड़ेगा, आपको शायद सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये स्कोप को मैं इस स्कोप को आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इस स्कोप से रेलेवेंट एक पैराग्राफ है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। सही है, ये पैराग्राफ ये डिटरमाइन करेगा कि जी क्या वाकई में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंट है भी कि नहीं। देखिए ना, मैं आपको क्लास में एग्जांपल देता था कि भाई सिक्योरिटी भी तो आउटसोर्स होती है, कैफेटेरिया भी तो आउटसोर्स होता है, हर चीज आउटसोर्स होती है। अच्छा, एक चीज मेरी बस आपसे गुजारिश ये है कि क्वेरीज जो होंगी ना वो मैं एंड में लूंगा प्यारे बच्चों। सही है, ताकि वो सेशन का जो एक पूरा रिदम है और जो क्विक रिवीजन का जो एक असल पर्पस है वो डिफीट ना हो। ठीक है, तो क्वेरीज आपकी रखा ही सेशन इसलिए कि क्वेरीज बिल्कुल मैं आपके इसको एक बार रिवीजन करवाने के बाद लूंगा, ताकि वो हमारा रिदम खराब ना हो, ताकि एक बच्चा अगर लेक्चर देख रहा है तो वो एक घंटे में वाकई में क्विकली रिवाइज कर ले, आप कुछ और सवाल पूछेंगे फिर कोई और, तो वो पूरा रिदम आउट हो जाएगा। सही है। अच्छा, ये जो स्कोप है प्यारे बच्चों, इस स्कोप से रिलेटेड आइजा ने कुछ गाइडेंस दी है। सही है, और आइजा ने गाइडेंस क्या दी है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन relevant to the audit of a user entity's FS। देखिए कितना जबरदस्त वर्ड लिखा हुआ है, relevant to the audit of a user entity's financial statement when those services and the controls over them are part of the user entity's information system relevant to the preparation of the financial statement. Most control at the service organization are likely to be a part of a user entity's information system relevant to the preparation of the FS or related controls such as control over the safeguarding of asset. A service organization services are part of a user entity's information system। बड़ा इंपॉर्टेंट है, service organization services are part of a user entity's information system if these services affect any of the following। अगर इनमें से किसी एक को भी हिट कर दे, अगर इनमें से किसी एक को भी हिट कर दे प्यारे बच्चों,
now that service will be considered as a relevant for the audit of the user entities financial statement. क्या? अच्छा, ये कहां से कॉपी हो रहा है? ये सारी की सारी चीजें 315 से कॉपी हुई है, और जो पुराना हैंडआउट है, जो किताब है, उसमें ये वाली चीजें थोड़ी सी अमेंड हो चुकी है, नई चीज आ चुकी है, बिकॉज 315 रिवाइज हो गया. A service organization service transaction of the user entity are initiated and how the information about them is recorded, processed and corrected as necessary and incorporated in the journal ledger and reported in the FS. अगर इसमें से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल या तो वो ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर रहा है, या वो प्रोसेस कर रहा है, या वो रिकॉर्ड कर रहा है, या वो करेक्ट कर रहा है, या वो जर्नल लेजर में जा रहा है, या वो रिपोर्ट हो रहा है, अगर इनमें से कोई भी काम कर रहा है, अगर वो कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना रहा है, सही है, और रिकॉर्ड किस चीज के लिए जरूरी है? ताकि यूजर एंटिटीज देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स के बेसिस बनते हैं, तो अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कोई रिकॉर्ड बना रहा है, उसके बेसिस पे एफएस बन रहा है, मेरे लिए रेलिवेंट हो जाएगा. The financial reporting process used to prepare the user entities FS from the records described in paragraph 3b above is related. The entities in relevant, the entities IT environment relevant to A to C above. तो यहाँ से related यार ये लिखो नहीं, ज़हीन क्या कर रहे हो यार? क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कैंटीन के आप एग्जाम्पल लें, सिक्योरिटी गार्ड के एग्जाम्पल लें, तो ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के लिए रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज कोई भी ट्रांजैक्शन को जो एफएस में आ रही है उसको इनिशिएट या प्रोसेस या रिकॉर्ड नहीं कर रहा है. क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? बस यस नो के ये जवाब देते रहिएगा, सही है. तो इसका मतलब है अगर ये वाला एरिया स्कोप से रिलेटेड ये वाले पैराग्राफ आई कैप ने आज तक नहीं पूछा कि जी मुझे बताएं कि मैंने कुछ सर्विसेज आउटसोर्स की हुई है, बताएं ऑडिटर को क्या फैक्टर्स कंसीडर करने होंगे इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट कि क्या उसने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के काम पर रिलाई करना है कि नहीं करना, या आइजा 402 अप्लाई करना है कि नहीं करना. प्यारे बच्चों, ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है. अच्छा जी, अगली चीज ऑब्जेक्टिव पे अगर हम आए, स्टैंडर्ड के दो ही ऑब्जेक्टिव है, दोनों को अलग कलर से डिफाइन किया हुआ है ताकि आपके लिए आसानी हो. पहला, अगेन वही वाली बात, मतलब वो कहता है इट एक्सपेंड ऑन हाउ आइजा 315 एंड आइजा 330. 315 कहता है क्या था? टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर and significance of the services provided by the service organization and their effect on the user entity's system of internal control sufficient to provide an appropriate basis for the identification and, मतलब जब तक मेरे पास अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो मैं रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं कर सकूंगा, असेस नहीं कर सकूंगा. सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू दोज रिस्क. उस रिस्क के अगेंस्ट मुझे प्रोसीजर को डिजाइन करने के दो ऑब्जेक्टिव है. ये जो फॉन्ट आपको दिख रहा है, ये जो कलर आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव 1 है, सही है. इसका मतलब पहला काम मैंने ये करना है. फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताएं, अगर यूजर एंटिटी, अगर एक एंटिटी खुद पेरोल प्रोसेस करती है, तो आप एंटिटी से पूछेंगे ना, हाँ भाई पेरोल इनिशिएट कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है, क्या रिकॉर्ड्स बनते हैं? अच्छा जी, पेरोल रजिस्टर भी बनता है. अच्छा जी, एम्प्लॉय की फाइल्स भी बनती है. अच्छा जी, टैक्स की कैलकुलेशन कौन देखता है? अच्छा जी, पेरोल स्लिप्स कौन बनाता है? अच्छा जी, बैंक में पेमेंट कैसे होती है? अच्छा जी, रिकॉर्डिंग कैसे होती है? अच्छा जी, टैक्स डिडक्शन कैसे होती है? ये सारा काम आप बैठ के कर रहे होते हैं. क्यों? ताकि आपको पता चल जाए ये कंट्रोल्स मौजूद हैं, ये रिस्क आइडेंटिफाई हो सकते हैं, और इस रिस्क के अगेंस्ट आपने प्रोसीजर ड्राफ्ट करने होंगे. पहली चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव 1, user auditor shall obtain understanding of how a user entity uses the service of a service organization, nature of the service, nature and materiality of the transaction process, degree of interaction, relationship between the user entity and service organization. इस तरह आपसे कहता है कि जब आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं, ये देखिएगा, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस. तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि आपने नेचर ऑफ द सर्विस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है. फॉर एग्जांपल वही वाली बात कि अगर वो कैंटीन आउटसोर्स किया हुआ है या सिक्योरिटी आउटसोर्स किया हुआ है, मेरे लिए शायद रेलिवेंट ना हो. या आपने ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि अच्छा जी, कि अगर पेरोल आउटसोर्स किया हुआ है तो पेरोल में कौन सी सर्विस आउटसोर्स की हुई है, क्या रिकॉर्डिंग आउटसोर्स की हुई है, क्या प्रोसेसिंग आउटसोर्स करी है, क्या इनिशिएशन आउटसोर्स करा है, क्या रिकॉर्डिंग आउटसोर्स करा है, आउटसोर्स क्या करा है. नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन प्रोसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मटीरियल होगा तभी मैं काम करता हूं, अदरवाइज किसी इममटीरियल बैलेंसेस के ऊपर मैं काम नहीं कर रहा होता. डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, ये हमेशा याद रखेगा डिग्री ऑफ इंटरेक्शन को, कि यूजर ऑडिट, यूजर एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आपस में कितना इंटरेक्शन करते हैं. क्या इन दोनों के दरमियान कोई रिपोर्ट्स वगैरह शेयर होती हैं? क्या इन दोनों के दरमियान कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर होते हैं? फॉर एग्जांपल, मैंने पेरोल प्रोसेस किया, मैंने आपको वापस भेजा, मैंने कहा आप ऑथराइज कर दो ताकि मैं पेमेंट कर दूं, सही है. तो ये जो इंटरेक्शन है, ये डिटरमाइन करेगा, मुझे आगे जाके हेल्प करेगा इस चीज में कि जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी उसका मतलब है उतने ज्यादा कंट्रोल्स यूजर एंटिटी में मेरे पास मौजूद होंगे. इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है. When obtaining an understanding of the entity's system of internal control in accordance with ISA 315, the user auditor shall identify control in the control activities component at the user entity from those that relate to the services provided by the service organization, including those that are applied to the transaction processed by the service organization,
and evaluate their design and determine whether they have been implemented. तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है भाई। अच्छा, एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, एक चीज कोशिश करिएगा, वर्ड कौन सा यूजर है बच्चों, देखें, when obtaining an understanding of the entity system of internal control in accordance with ISO 315, the user auditor shall identify control in the control activities component at the user entity। मतलब हमेशा याद रखिएगा, पहला नंबर किसका होता है भाई, हमेशा अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी हो, प्रोसीजर परफॉर्म करना हो, कंट्रोल टेस्ट करने हो, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना हो, पहला नंबर हमेशा किसका होगा, पहला नंबर हमेशा यूजर एंटिटी का होगा। यहाँ पे भी आप जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग हाउ यूजर एंटिटी, तो हमेशा पहला नंबर मेरे प्यारे बच्चों किसका होगा, हमेशा पहला नंबर यूजर एंटिटी का होगा। तो मैं यूजर एंटिटी से पूछूंगा, यूजर एंटिटी से कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लूंगा, क्यों, the user auditor shall determine whether a sufficient understanding of the nature, yera, and significance of the services, yera, provided by the and their effect on the user entity's internal control, yera, has been obtained, क्या obtained हो चुकी है, to provide an appropriate basis for the identification and assessment of the risk of material misstatement। पहली चीज प्यारे बच्चों मुझे ये देखनी होगी। अच्छा, अगर तो obtain नहीं हुई तो इसका मतलब है वो अंडरस्टैंडिंग मौजूद कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों, अगर तो मुझे यूजर एंटिटी से अंडरस्टैंडिंग मौजूद नहीं हुई तो वो अंडरस्टैंडिंग कहां पे मौजूद होगी प्यारे बच्चों, अमार जबरदस्त, बहुत जबरदस्त मेरे प्यारे भाई, जबरदस्त। तो इसका मतलब अगर यूजर एंटिटी के पास अंडरस्टैंड, तो काम तो कर ही सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रहा है। तो इफ, तो वर्ड ही ऐसे यूज हो गया, इफ द यूजर ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन अ सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द यूजर एंटिटी, the user auditor shall obtain that understanding from one or more of the following procedures। सही है। अब इसको मैंने थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट किया, क्यों, बिकॉज ये वो चीज है जो कि यूजर एंटिटी से पर्टेन नहीं करती, इसके लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा, जो आप लोग माशाल्लाह मैसेज में लिख रहे हैं। सही है। ऑब्टेनिंग अ टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट इफ अवेलेबल। टाइप 1 रिपोर्ट हमें पता था डीएनआई से रिलेट करती है, टाइप 2 रिपोर्ट मेरी डील करती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल से। कॉन्टेक्टिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द यूजर एंटिटी टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, visiting the service organization and performing procedure that will provide the necessary information about the relevant control at the service organization, and using the another auditor to perform procedures that will be performed that will provide the necessary information about the controls at the service organization। यहाँ पे मैं कुछ लिंकिंग आपको कर दूं, यहाँ पे जो रिपोर्ट की बात चल रही है इसके ऊपर ISA 3402 अप्लाई होगा। अगर मैं कांटेक्ट करने जा रहा हूँ खुद से तो मैं नॉर्मली आइजा के हिसाब से कांटेक्ट करूंगा। अगर मैं किसी और ऑडिटर को एंगेज कर रहा हूँ, किसी और ऑडिटर को एंगेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आइजा 600 एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अगर यहाँ पे एक चीज लिखी हुई आ रही है, ऑब्टेनिंग द टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, इसके कलर को और इस कलर को मैंने दोनों को साथ हाईलाइट कर दिया है, इसलिए साथ हाईलाइट कर दिया बिकॉज ये रेलिवेंट होगा। अगर आपके प्रोसीजर में टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट आ रही है तो आपने कुछ चीजों को कंसीडर करना होगा। मुझे एक चीज बता दें, टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट इशू कौन करता है, जल्दी से बता दें, टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट इशू कौन करता है, सर्विस ऑडिटर इशू करता है। तो जब टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट सर्विस ऑडिटर इशू करता है और उसके बेसिस पे आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने जा रहे हैं, उसके बेसिस पे आप रिस्क आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता सर्विस ऑडिटर का कॉम्पिटेंट होना, कैपेबल होना, इंडिपेंडेंट होना, रिपोर्ट का रेलेवेंट होना, रिपोर्ट मेरे करेक्ट पीरियड से पर्टेन करती हुई सारी चीजें, तो इम्प्लीकेशन ऑफ टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। सही है। यूजिंग अ टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, तो देखने मैंने उसको सेम कलर से हाईलाइट किया हुआ है प्यारे बच्चों, सही है, ताकि आपको लिंकिंग में थोड़ी सी आसानी हो। और ऐसे ही आपने भी आइजा को हाईलाइट्स करने के, यहाँ तक बात समझ आ रही है भाई सबके। Using a type 1 or type 2 report to support the user auditor's understanding of the service organization, the user auditor shall be satisfied as to service auditor's professional competence and independence from the service organization। ये तो मेरे लिए भी applicable होता है। The adequacy of the standard under which the type 1 or type 2 report was issued। कौन सा स्टैंडर्ड एडिक्वेट होगा भाई, और क्या कहता था 3402 कि भाई इसके हिसाब से एक्सेप्ट करना है, कौन सा स्टैंडर्ड एडिक्वेट होगा, क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया बच्चों, बेहतरीन हो गया। नहीं नहीं 3000 नहीं, रियलमी 3000 नहीं। अच्छा, if the user auditor plans to use a type 1 or type 2 report as audit evidence to support the user auditor's understanding about the design and implementation of control at the service organization, the user auditor shall evaluate whether the description and design of control at the service organization is at a date or for a period that is appropriate for the user auditor's response। आप कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं 31 दिसंबर 2021 का,
रिपोर्ट जो आपको दी गई है वो 31 दिसंबर 2020 की दी गई है। प्यारे बच्चों, क्या ये रिपोर्ट मेरे लिए रेलिवेंट होगी? हालांकि बहुत ही कोई कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट ऑडिटर है और रिपोर्ट भी 3402 के हिसाब से इशू हुई है, तो बस ये प्यारे बच्चों को चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। इवेल्युएट द सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द रिपोर्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल relevant to the audit. Determine whether complementary user entity control identified by the service organization are relevant to the user entity, and if so, obtain an understanding of whether the user entity has designed and implemented such control. Complementary user entity control से क्या मतलब होता है कि जी आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहता है आप ये काम करोगे तभी जाके मैं ये काम कर सकता हूं, तो इट मींस ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल है ये यूजर एंटिटी को इंप्लीमेंट करना होगा। तो आपने ये भी देखना होगा कि अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया या सर्विस ऑडिटर ने कह दिया कि भाई ये चीज वो है जिस पे मैं काम नहीं कर रहा, यूजर एंटिटी काम कर रही है, तो इस रिपोर्ट पे आप तभी रिलाई कर सकते हैं जब यूजर एंटिटी ने भी उस कंट्रोल के डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काम किया होगा। अगर आपको इससे भी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती प्यारे बच्चों, तो फिर रेड से मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, जल्दी से बता दें। रेड से मैंने आपके सामने क्या लिख दिया है? रेड से मैंने आपके सामने लिख दिया स्कोप लिमिटेशन, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। क्यों सर? अगर आपने रिस्क ही आइडेंटिफाई नहीं किया, रिस्क की असेसमेंट ही नहीं करी, आपको पता ही नहीं है कंट्रोल्स क्या है, आपको पता ही नहीं है कि हमारे पास किस किस किस्म के क्या ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट होती है, क्या कंट्रोल्स है, क्या रिकॉर्ड्स है, तो प्यारे बच्चों इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। इम्पैक्ट मटेरियल होगा तो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा, मटेरियल प्लस परवेसिव होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं कौन सा ओपिनियन दे दूंगा? डिस्क्लेमर दे दूंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो ये बड़ा क्विकली रिवाइज करना है। अच्छा, सेकंड सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों क्या है? सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब हमारे पास क्या आ गया? अब हमारे पास आ गया ऑब्जेक्टिव 2। सही है, ऑब्जेक्टिव 1 हमने पढ़ लिया अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, जो कि आईएस 315 की रेप्लिकेट है। ऑब्जेक्टिव 2 हमने पढ़ना है कि जब मैंने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा अगर तो मैंने यहां से अंडरस्टैंडिंग, ये ऑब्जेक्टिव 2 में मैं कब आऊंगा प्यारे बच्चों? अगर तो मैंने इस फेज पे यूजर एंटिटी से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली होगी, और अगर नहीं करी होगी तो ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाले जो कुछ प्रोसीजर है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली होगी। अगर मैंने इन दोनों जगह से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं करी, अगर मैंने इन दोनों जगह से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं कर पाया, तो फिर ये कहां चला जाएगा? फिर ऑब्जेक्टिव 2 में नहीं आएगा, फिर रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन में आ जाएगा। इसको थोड़ा यूं समझने की कोशिश करिएगा। In responding to the assessed risk in accordance with ISO 330, the user shall determine whether the sufficient appropriate audit evidence concerning the relevant financial statement assertion is available from the records held at the user entity. Again, objective 2 में भी प्यारे बच्चों पहला नंबर किसका है? पहला नंबर किसका होगा? पहला नंबर हमेशा यूजर एंटिटी का होगा। And if not, perform further audit procedures, perform further audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence, or use another auditor to perform those procedures at the service organization on the user auditor's behalf. अब 330 के हिसाब से मेरे पास दो तरीके होते हैं, एक तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है और एक टेस्ट ऑफ डिटेल होता है। सही है? अच्छा, यहाँ पे दोनों का अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के प्रोसीजर कुछ और थे, इसी को मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव 2 से रिलेटेड है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए टाइप 1 रिपोर्ट काम नहीं आएगी, टाइप 2 रिपोर्ट ही होगी। परफॉर्म द एप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ कंट्रोल एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मैं चाहूं तो जाके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स को टेस्ट करके आ रहा हूं, चूंकि मैं खुद कर रहा हूं, यूजर ऑडिटर ही कर रहा है तो आइजा के हिसाब से करेगा। यूजिंग अनदर ऑडिटर परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो मैं अगर ये वाला काम करूंगा तो आइजा 600 के हिसाब से करूंगा। तो इसका मतलब है या तो मैं यूजर एंटिटी के कंट्रोल्स देख लूं, या सर्विस ऑडिटर की टाइप 2 रिपोर्ट देख लूं, या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जाके खुद से कंट्रोल को टेस्ट कर लूं, या किसी और ऑडिटर को भेज दूं। टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए प्यारे बच्चों, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए या तो रिकॉर्ड यूजर एंटिटी के पास होंगे, पहला नंबर यूजर एंटिटी का। सही है, उधर मैं रिकॉर्ड देख सकता हूं। अगर यूजर एंटिटी के पास नहीं है तो मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जाके देख सकता हूं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में मैं नहीं जा सकता, मैं किसी और ऑडिटर को भी एंगेज कर सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो मैं कंफर्मेशन भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से ऑब्टेन कर सकता हूं। ये मेरे पास कुछ प्रोसीजर है। ऑब्जेक्टिव 2 के प्रोसीजर मेरे प्यारे बच्चों ये है, और ऑब्जेक्टिव 1 के प्रोसीजर मेरे पास ये है। सही है? अगेन इसके अंदर भी वही चीजें आ रही हैं। कौन सी चीज? कि अगर आप यहाँ पे टाइप 2 रिपोर्ट लेते हैं तो ये जो इम्प्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। आपने इम्प्लीकेशन भी कंसीडर करनी पड़ेगी। क्या मतलब? वही कॉम्पिटेंसी, वही कैपेबिलिटी, वही इवेल्युएशन, वही ये जितनी चीजें ये सारी की सारी यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। इसको मैंने वापस से नहीं लिखा, ये एग्जैक्टली यहाँ पे आके कॉपी हो जाएगा। अगर तो आपको यूजर एंटिटी से भी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से भी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली, सर्विस ऑडिटर ने भी टाइप 2 रिपोर्ट आपको नहीं दी, आप भी वहां पे नहीं जा सके, किसी और ऑडिटर को भी एंगेज नहीं कर सके,
प्यारे बच्चों ये क्या कहलाएगा, ये रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस कहलाएंगी। एंड अगेन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। इम्पैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेजिव है तो डिस्क्लेमर। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मैंने ग्रीन से लिखा हुआ है, ये मेरे लिए ऑब्जेक्टिव 1 के लिए भी रेलिवेंट है, ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव 2 के लिए भी रेलिवेंट है, कि अगर मैं सर्विस ऑडिटर की मदद से अंडरस्टैंडिंग लेता हूं या सर्विस ऑडिटर की मदद से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पर रिलायंस लेता हूं, तो क्या मैं उसका नाम लिख सकता हूं? ये लास्ट अटेम्प्ट का भी सवाल था, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में था। क्या मैं उसका नाम लिख सकता हूं? द यूजर ऑडिटर शेल नॉट रेफर टू द वर्क ऑफ अ सर्विस ऑडिटर इन द यूजर ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेनिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन unless required by law or regulation to do so. If such reference is required by law or regulation, the user auditor shall indicate that the reference does not diminish the user auditor's responsibility for the audit opinion. ये वही चीज है जो कि हम एक्सपर्ट वाले स्टैंड में पढ़ते थे, ये वही चीज है जो कि हम इंटरनल ऑडिट वाले स्टैंड में पढ़ते थे। If reference to the work of a service auditor is relevant to an understanding of a modification to the user auditor's opinion, the user auditor report shall indicate that such reference does not diminish the user auditor's responsibility for दैट ओपिनियन। तो चाहे आपने ऑब्जेक्टिव 1 में सर्विस ऑडिटर की हेल्प ली हो या ऑब्जेक्टिव 2 में आपने हेल्प ली हो, दोनों जगह पे अगर आप चाहे तो अगर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन लॉ कहता है नाम लिखो, तो आपको नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि जिम्मेदारी मेरी है, मेरी जिम्मेदारी सर्विस ऑडिटर से डिमिनिश नहीं होती। और अगर आप सर्विस ऑडिटर के काम की वजह से अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सबसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कंट्रोल पूरे साल इंप्लीमेंट नहीं हुए, और आपने कहा सब्सटेंटिव से तो मुझे रिलायंस मिल नहीं सकती, अब इस बेसिस पे अगर आपने अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर दिया, तो आइजा कहता है आप चाहो तो आप नाम लिख सकते हो, लेकिन जब नाम लिखो तो ये लाजमी लिखना कि जी ओवरऑल मेरी जिम्मेदारी डिमिनिश नहीं हुई। प्यारे बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आती है? तो इस एक हैंडआउट से हमारी थोड़ी सी क्विकली रिवीजन भी हो गया प्यारे बच्चों। सेकंड अगेन मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर जो हमने व्हाइट बोर्ड में पढ़ा है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, सही है? अगर वो लेक्चर लिया हुआ है आपने, तो ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा क्विक रिवीजन में। ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा कि अगर कोई क्वेरी होगी तो वो ऑलरेडी आंसर हो चुकी होगी, नहीं होगी तो अभी मैं आंसर कर दूंगा। ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा कि चीजें किस तरीके से आपस में लिंक्ड हो रही है और आपने आइजास को किस तरीके से हाईलाइट करना है। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? चले जी, अगला काम, अगले काम में आते हैं। और हम एक काम ये करते हैं, हम समर 2017 का एक सवाल देखते हैं। सही है भाई? हम समर 2017 का एक सवाल देखते हैं। योर ऑडिट क्लाइंट, अच्छा ये अगेन ये क्लास में भी क्या हुआ है, ये सवाल अगर आप देखेंगे तो लेक्चर में भी आ रहा है, तो ये रिपीटेशन नहीं हो रही है। आप नीचे देख लेंगे मैंने मेहनत क्या की हुई है, सही है? सवाल में क्या लिखा हुआ है, कौन से आइजास के पैराग्राफ एप्लीकेबल है, और आइजा में इतनी बड़ी कहानी लिखी हुई है, तो मैंने उसको किस तरीके से ड्राफ्ट किया हुआ है। क्या ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ताकि जब आप लोग आंसर ड्राफ्ट करते हुए आइजास को रेफर करते हैं तो कौन सा पैराग्राफ रेफर करना चाहिए, उसको किस तरीके से लिखना चाहिए, पूरा लिखना चाहिए, आधा लिखना चाहिए, किस सवाल में क्या लिखना चाहिए, ये सारी मेहनत मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए करी हुई है। अच्छा जी, योर ऑडिट क्लाइंट मार्स पाकिस्तान लिमिटेड। मार्स पाकिस्तान लिमिटेड मेरे पास प्यारे बच्चों क्या है, यूजर एंटिटी है, इज अ मल्टीनेशनल कंपनी। एट द ग्रुप लेवल अ डिसीजन हैज बीन टेकन वेयर बाय द पेरोल फंक्शन of all the group companies has been outsourced to a payroll processing firm, PayPro situated in London। ये क्या कहलाएगा भाई, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। योर ऑडिट क्लाइंट, आप कौन हो? आप यूजर ऑडिटर हो। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर प्रोसेसिंग द पेरोल इज सेंड टू MPL user entity for authorization। PayPro shares type 1 report with all of its client on an annual basis. Due to resource constraint for this engagement, it might not be possible for you to visit PayPro for testing their controls। Evaluate the above situation and दो रिक्वायरमेंट है सवाल में, एक्सप्लेन हाउ यू वुड टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ओवर द पेरोल अप्लाइड बाय पेप्रो। सवाल में अगेन आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, सवाल एक बार पढ़ना।
अच्छा जी प्यारे बच्चों, मुझे बताएं क्या ये सवाल ऑब्जेक्टिव 1 से है कि ऑब्जेक्टिव 2 से है? पहले तो ग्रैंडफादर बताएं, पहले तो मुझे बताएं ये कौन से सवाल कौन से आयजा से आया है, सबसे पहले तो मुझे ये बता दें जल्दी, छेती छेती। अब सबने जवाब देना है। सबसे पहले बताएं ग्रैंडफादर कौन सा आयजा? आयजा 402। आयजा 402 के दो बच्चे थे, एक था ऑब्जेक्टिव 1, एक था ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव 1 से कि ऑब्जेक्टिव 2 से? ऑब्जेक्टिव 2 के भी दो बच्चे थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल था, टेस्ट ऑफ डिटेल्स था। हाँ जी, बस जबरदस्त प्यारे बच्चों, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। तो आयजा में आपने इस तरीके से चीजों को लेके चलना है। अब देखें सवाल में लिखा हुआ क्या है। सवाल में लिखा हुआ है पे प्रो शेयर्स टाइप 1 रिपोर्ट विद ऑल ऑफ इट्स क्लाइंट। सही है, अब आप देखिएगा मैंने करा क्या इसमें। सही है, मैंने इसकी ड्राफ्टिंग करी है। मैंने कहा है कि रिपोर्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन। अच्छा, मैंने सबसे पहले आयजा का रेफरेंस लिख दिया भाई। सही है, मैंने सबसे पहला काम क्या मैंने आयजा में जाके देखा ये टाइप 1 होती क्या है। सही है, तो मुझे डेफिनेशन में ये मिल गया, रिपोर्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ द कंट्रोल एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू इन दिस आयजा एज टाइप 1 रिपोर्ट, आ रिपोर्ट दैट कंप्राइजेस। किस चीज के ऊपर रिपोर्ट होती है? डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स। अच्छा, मैंने एक और काम ये करा, मैंने इसमें टाइप 2 रिपोर्ट की भी डेफिनेशन लिख दी है। टाइप 2 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट क्या है भाई? डिस्क्रिप्शन, डिजाइन, ये तो ऊपर भी था, ये रहा डिस्क्रिप्शन और डिजाइन, लेकिन एक और चीज भी है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एट द सर्विस। तो मैंने डेफिनेशन को सामने रखा और इस डेफिनेशन को सामने रख के मैंने सिर्फ इतना कह दिया, सुनिएगा मैंने कहा क्या है, इस पूरे पैराग्राफ को समराइज करके मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया, द टाइप 1 रिपोर्ट बाय द सर्विस ऑडिटर, द सर्विस ऑडिटर ऑफ पेप्रो। सही है, पेप्रो मेरा क्या था? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन था, तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, the type 1 report by the service auditor of PayPro will provide audit evidence about the design and implementation of internal control but will not provide sufficient appropriate audit evidence on the operating effectiveness of control। तो प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ते थोड़ा वर्ड यूज थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने क्या वर्ड यूज किया। मैंने कहा डिजाइन, सही है, और क्या वर्ड यूज किया? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, और कुछ सर्विस ऑडिटर और पेप्रो ये वाले वर्ड मैंने यूज कर दिए। तो इस पूरे पैराग्राफ को, डेफिनेशन को मैंने इस तरीके से थोड़ा सा समराइज कर दिया। क्या यहां तक बात समझ आती है? मैंने अपनी अंग्रेजी में नहीं लिखा है, जो इस पूरे आयजा के की वर्ड थे ना, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, कंट्रोल, मैंने वो वर्ड यूज करे हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है सबके भाई? तो पहला काम तो ये, पहला कॉन्सेप्ट तो मैंने उसको ये डिलीवर कर दिया कि भाई टाइप 1 रिपोर्ट से तो डीएनआई होता है टाइप 1। और आप मुझे सवाल में कह रहे हो ऑपरेटिंग इफेक्टिव कंट्रोल, वो तो टाइप 2 रिपोर्ट से होती है, तो टाइप 1 रिपोर्ट से तो नहीं होगी। अच्छा, फिर मैंने अगला काम क्या किया, इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू विजिट पेप्रो फॉर टेस्टिंग देयर कंट्रोल्स आफ्टर प्रोसेसिंग द पेरोल, आफ्टर प्रोसेसिंग द पेरोल इज सेंड टू एमपीएल फॉर ऑथराइजेशन। ये वाली चीज भी मैंने कहां से कॉपी कर ली प्यारे बच्चों? ये वाली चीज भी मैंने कहां से कॉपी कर ली? ये वाली सवाल से कॉपी करी हुई है मैंने। अब इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है आप पेप्रो विजिट नहीं कर सकते, सही है, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट उसको दे दिया कि भाई पेप्रो से जो मुझे टाइप 1 रिपोर्ट मिली है ना, वो तो मेरे रेलिवेंट नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने आइजाज के, आप देखें ये पैराग्राफ, जितने भी रेलिवेंट पैराग्राफ है मैंने नंबरिंग के साथ यहाँ पे मेंशन कर दिया। सबसे पहला पैराग्राफ 10 मेंशन हो रहा है मेरे पास, व्हेन ऑब्टेनिंग, सुनिएगा बच्चों, when obtaining an understanding of the entity system of internal control in accordance with ISA 315, the user auditor shall identify control in the control activities component at the user entity from those that relate to the services provided by the service organization, including those that are applied to the transaction। Again, पहला नंबर किसका है प्यारे बच्चों? पहला नंबर किसका है मुझे जल्दी से बता दें। जबरदस्त, यूजर ऑडिटर नहीं अम्मा, यूजर एंटिटी। तो मैंने इस पूरे पैराग्राफ को कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों मेंशन कर दिया, द यूजर ऑडिटर शैल डिटरमाइन बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, अच्छा ये क्यों मैंने लिखा बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्स पाकिस्तान लिमिटेड इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन्ड एज पर आईएसओ 315 दैट वेदर कंट्रोल्स आर प्रेजेंट एट द यूजर एंटिटी। क्यों? बिकॉज जब वो सवाल में आपसे कह रहा है ऑब्जेक्टिव 2 में आप खड़े हैं, जब सवाल में वो आपसे कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव 2 में आप खड़े हैं, इट मींस ऑब्जेक्टिव 1 वाला काम हो चुका होगा। ऑब्जेक्टिव 1 वाला काम जब हो चुका होगा तो इसका मतलब है मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर चुका हूंगा। तो बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग, क्या मैंने यूजर एंटिटी के पास कंट्रोल्स आइडेंटिफाई किए थे आफ्टर प्रोसेसिंग। अब मैंने कहा क्या, आफ्टर प्रोसेसिंग पेरोल इज सेंड टू एमपीएल फॉर ऑथराइजेशन, देयरफॉर कंट्रोल एक्टिविटीज आर प्रेजेंट एट द एमपीएल।
मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब एक चीज ऑथराइजेशन के लिए आप यूजर एंटिटी को दे रहे हो, तो यूजर एंटिटी ऐसी हवा में तो ऑथराइज नहीं करता होगा ना। यूजर एंटिटी क्या करता होगा, यूजर एंटिटी उसको बैठ के उसको ऑथराइज कर रहा है। जब उसको ऑथराइज कर रहा है तो ऑथराइजेशन तो है ही कंट्रोल एक्टिविटी। तो मैंने कहा द यूजर ऑडिटर शैल टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्ट कंट्रोल एट द यूजर एंटिटी। आप देखें मैंने किस तरीके से इस पैराग्राफ को यूज करके, किस तरीके से इस पैराग्राफ को यूज करके मैंने यहाँ पे एक अच्छा आंसर बना दिया, प्लस एक और पैराग्राफ। In responding to the assessed risk in accordance with ISA 330, the user auditor shall determine whether sufficient appropriate audit concerning the relevant fund systemization is available from the record held at the user entity. तो ये दो रेलिवेंट पैराग्राफ थे, एक पैराग्राफ 10 था, एक पैराग्राफ 15 था। इन दोनों पैराग्राफ को यूज करके मैंने एक अच्छा सा यहाँ पे आंसर बना दिया। मैंने कहा भाई मैंने अंडरस्टैंडिंग तो ऑब्टेन कर चुका हूँ, तो जब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी है और प्लस सवाल में लिखा हुआ भी कि यूजर एंटिटी ऑथराइजेशन भी करता है, इसका मतलब है यूजर एंटिटी के पास कंट्रोल मौजूद होंगे। जब कंट्रोल मौजूद होंगे तो उन कंट्रोल को मैं टेस्ट कर लूंगा। लेकिन सवाल तो भाई 10 नंबर का है, सवाल तो मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर का, तो 10 नंबर पे तो ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है मुझे फिर एक और एजम्पशन लेनी पड़ेगी। क्या? इफ, मैं इसको पढ़ रहा हूं, यहां तक मैंने रीड कर लिया। परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और यूज अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म दोस प्रोसीजर। मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल के पैराग्राफ से ऐड कर दिया। व्हेन द यूजर ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट इंक्लूड्स एन एक्सपेक्टेशन दैट द कंट्रोल एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, the user auditor shall obtain audit evidence about the operating effectiveness of those control from one or more of the following procedures: obtaining a type 2 report if available, performing appropriate test of control at the service organization, using another auditor to perform test of control। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको हैंडआउट पे भी रीड कराया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ, लेकिन सवाल में एक मसला है, ये वाली चीज तो मैं कर ही नहीं सकता। कौन सी चीज नहीं कर सकता? मैं खुद तो जा नहीं सकता। परफॉर्मिंग द एप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मैं ये वाली चीज नहीं लिखूंगा, बाकी ये वाला प्रोसीजर और ये वाला प्रोसीजर मैं मेंशन कर दूंगा। इफ sufficient appropriate audit evidence cannot be obtained from MPL and user auditor cannot visit the service organization for test of control, it will not be considered as a scope limitation. The user auditor may obtain sufficient appropriate audit evidence by performing any of the following procedure। any of the following दोनों करना लाजमी नहीं है, कोई एक भी कर ले। obtaining a type 2 report, using another auditor perform test of control at the PayPro on behalf of MPL। सही है? on behalf of user auditor, sorry, on behalf of user auditor। सुनिएगा मेरी बात को, सुनिएगा मेरी बात को। even if the auditor will not be able to obtain sufficient appropriate audit evidence through the above procedures, अगर मैं इसके थ्रू भी नहीं कर सकता, it is still, सुन लीजिएगा बच्चों, it is still will not be considered as a scope limitation। The user auditor shall increase the extent of substantive procedure। आइजा 330 में दो चीजें बड़ी अहम होती हैं। आइजा 330 में दो चीजें बड़ी अहम होती हैं प्यारे बच्चों। कौन सी दो चीजें अहम होती हैं? एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है, एक टेस्ट ऑफ डिटेल होता है। अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मेरे इसके सैंपल साइज क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें, इसके सैंपल साइज क्या हो जाएंगे? इसके सैंपल साइज मेरे इंक्रीज कर जाएंगे, और जहां मेरे इसके सैंपल साइज इंक्रीज कर जाएंगे तो मैं सैंपल साइज बढ़ाऊंगा। हाँ, if substantive procedure alone cannot provide sufficient appropriate audit evidence, it will be considered as a scope limitation। और ये बात आइजा 402 ने भी कही हुई है और एप्लीकेशन वाले पैराग्राफ में भी की हुई है। Substantive procedures alone cannot provide sufficient appropriate audit evidence। प्यारे बच्चों, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 30 मिनट में हमने क्विक रिवीजन कर लिया, सही है। 30 मिनट के अंदर हमने एक सवाल देख लिया, सवाल के साथ साथ हमने आइजाज के मेन पैराग्राफ को रीड कर लिया, और इस पैराग्राफ से कैसा आंसर हम ड्राफ्ट कर सकते हैं हमने हाथ के हाथ ये काम भी कर लिया। क्या ये बात समझ आती है? ये आधा घंटा ऐसा है जिसके बेसिस पे आप आराम से आइजा को हाईलाइट भी कर सकते हैं, आइजा को पढ़ के आंसर कैसे लिखना होता है, ये सारी चीजें पहले 4-5 घंटे की मेहनत करके रखी हुई है ताकि आपके सामने एक आसान चीज पेश कर दी जाए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे भाई? अब मुझे बताएं, इस सारे सवाल के ऊपर और पूरे सेशन के ऊपर, या जो व्हाइट बोर्ड वाला आपने लेक्चर लिया वो, या खुद से आइजाज पढ़े वो, आपका कोई भी सवाल हो प्यारे बच्चों, मैं एड्रेस करने को तैयार।
चलिए बच्चों, ये क्वेरी वगैरह पहले से नोट करके रखा करें यार, टाइम जाया नहीं करना है बच्चों, ताकि देखें। मैं अब्दुल्लाद खान। अच्छा, एक एक करके चलते हैं। सर, कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एक्सेस कंट्रोल एक्सप्लेन करते हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये यूजर एंटिटी है, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को आपने क्या काम आउटसोर्स करा? पेरोल का। डन हो गया भाई। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये पेरोल को क्या करेगा? ये पेरोल की सिर्फ कैलकुलेशंस बनाएगा, ठीक है। ये पेरोल की कैलकुलेशंस बनाएगा कि लेट से मिस्टर ए है, इसकी 100 रुपए की सैलरी है, इसका ऊपर टैक्स जो डिडक्ट होता है वो 6 रुपए का होता है, इसका एम्प्लॉय बेनिफिट 4 रुपए का डिडक्ट होगा। ये सारे करके जो उसका अमाउंट नेट पे होगी वो कितनी पे होगी? 90 रुपीज पे होगी। तो पेरोल की जो कैलकुलेशन है वो कौन कर रहा है? वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। मुझे बताएं, ये मिस्टर ए, इसकी सैलरी 100 रुपए और इसका पेंशन इतना या इसका प्रोविडेंट फंड इतना, मेरे भाई ये डेटा कौन प्रोवाइड करेगा? अब्दुल आज साहब, ये डेटा कौन प्रोवाइड करेगा? ये डेटा किसका होगा? सर, ये तो यूजर एंटिटी का होगा। सर, ये डेटा तो यूजर, इसका मतलब है जब यूजर एंटिटी के पास एक एम्प्लॉय की फाइल होगी, या मैं कह लूं एम्प्लॉय का पेरोल रजिस्टर होगा, उसमें ये सारी डिटेल्स आ रही होंगी। तो जब ये चीजें पड़ी हुई एम्प्लॉय के पास है, तो ये डेटा हवा में बनता होगा या इसके ऊपर भी कोई कंट्रोल्स होते होंगे? अच्छा, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। सर्विस ऑडिटर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक सर्विस ऑडिटर आया, और सर्विस ऑडिटर ने बैठ के ये कहा कि भाई मैंने कैलकुलेशन चेक कर ली, कैलकुलेशन के ऊपर ये कंट्रोल्स है, लेकिन जो डेटा है इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज ये डेटा कहां से आता है? ये डेटा यूजर एंटिटी से आता है, और यूजर एंटिटी ने कंट्रोल मेंशन किए होंगे। मुझे बताएं अब्दुल आज साहब, आपने यहाँ पे आके ये चीज तो चेक कर ली कि हाँ जी कैलकुलेशन के ऊपर तो कंट्रोल्स है, लेकिन ये डेटा सही है कि नहीं, इसके कंट्रोल कहां मौजूद है? मतलब ये काम तभी सही होगा जब ये सही होगा, ऐसा ही है। अगर ये 100 रुपए की जगह 1000 रुपए होता तो इसका मतलब है पूरी कैलकुलेशन ही गलत हो गई। ये मेरे पास प्यारे बच्चों कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल। जी हारिस साहब, when we say that we have obtained sufficient understanding to identify and assess the risk, आप कब करेंगे प्यारे भाई? जब आपको ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब आपको ये चार चीजें पता चल जाएंगी और आपको इंटरनल कंट्रोल्स पता चल जाएंगे। अगर ये पांच चीजें आपको पता चल गई तो इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग आपने ऑब्टेन कर। बिल्कुल ऑब्टेन कर सकता है यासिर, और इसको 402 को जब आप 3402 के साथ देखेंगे तो ये वाला सवाल आपका एड्रेस हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं क्या चेंज आया है। अच्छा, अरसलान हमने इसलिए करा है बिकॉज वो आपसे कह रहा है कि आप ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और कंट्रोल को कैसे टेस्ट करेंगे। तो देखिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मेरे लिए करना मैंडेटरी कब होता है? जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना। तो अगर मैं एक चीज के ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैंने कॉन्सेप्ट उसको डिलीवर कर दिया कि ठीक है भाई, अगर इनके थ्रू भी आप अगर कंट्रोल को टेस्ट नहीं कर सकते तो स्कोप लिमिटेशन नहीं है, आप टीओडी परफॉर्म करके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दीजिए। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? बच्चों कोई और सवाल? हारिस साहब, जब 315 पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, आज 402 है। जब 315 के ऊपर रखेंगे तो डिस्कस करेंगे, आज 402 है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों कोई और सवाल? जल्दी देखें, इस पर टाइम जाया ना करवाएं। मेन चेंजेस क्या है मैं बता देता हूं आपको। मेन चेंजेस क्या है मैं आपको बता दूं, देखें। दो से तीन सबसे बड़ा जो चेंज है ना, वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पुराने स्टैंडर्ड में जगह जगह लिखा हुआ था रेलिवेंट टू दी ऑडिट, रेलिवेंट टू दी ऑडिट, रेलिवेंट टू दी ऑडिट। उसको हटा के उसने कर दिया रेलिवेंट टू दी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉन्सेप्चुअली एक छोटा सा चेंज है जो कि मैं 315 के साथ पढ़ाऊंगा आपको। एक कॉन्सेप्चुअली जो एक बहुत बड़ा चेंज आया है वो 315 के साथ पढ़ाऊंगा। बाकी इसके अलावा अगर आप चेंजेस देखेंगे तो चेंजेस में थोड़ा सा इसने ये कर दिया है कि रेलिवेंट टू दी ऑडिट की जगह प्रिपरेशन ऑफ द एफएस का वर्ड यूज किया। इसके अलावा और कोई मटेरियल कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं है, सिवाय एक कॉन्सेप्ट को जो कि मैं 315 के साथ रिवाइज कराऊंगा। तो रेलिवेंट टू द ऑडिट चेंज टू द रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट,
रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू प्रिपरेशन ऑफ फंड्स। तो हर चीज को उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन से लिंक कर दिया, रादर देन उसने ये आपसे कहा कि रेलिवेंट टू द ऑडिट। बिकॉज हर वो चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में हेल्प करती है वो रेलिवेंट टू द ऑडिट लाजमी होगी। तो ये 315 का चेंज है, इसको मैं 315 के साथ लिंक करवा दूंगा। लेकिन अभी मैं, अच्छा, अगर आप कहते हैं कि सर एक डॉक्यूमेंट बता दें जिसके अंदर ये चेंजेस आ रही हो, तो प्यारे भाई मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा जिसके अंदर बाकायदा ट्रैक चेंजेस के साथ चेंजेस आ रही है। लेकिन मेरे सजेशन आपको ये है, उसमें इतना टाइम जाया ना करेगा। नया स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे तो कॉन्सेप्चुअली सिर्फ एक चेंज आया है जो कि मैं 315 के साथ पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत बड़ा चेंज है। उसके अलावा जो चेंज है वो ये अंग्रेजी का चेंज है कि रेलिवेंट टू द ऑडिट का वर्ड चेंज करके प्रिपरेशन ऑफ द एफएस कर दिया। ये भी क्यों करा, ये मैं इंशाल्लाह आपको 315 में बता दूं। तो अगर आपने 402 का जो लेक्चर आपके पास पोर्टल में पड़ा हुआ है, वो लेक्चर अगर आप देख भी रहे हैं तो उस लेक्चर को देखने से इस स्टैंडर्ड में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। नया स्टैंडर्ड लाजमी 2021 का स्टैंडर्ड सबने यूज करना है मेरे भाई। बिल्कुल जरूरत है शाहिद साहब, बिल्कुल जरूरत है। 315 पूरा चेंज हुआ है और उसकी वजह से बहुत से स्टैंडर्ड चेंज हो गए। क्या यहां तक बात समझ आती है भाई? अब्दुल्ला नहीं कर सकते मेरे भाई। या तो फिलहाल सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर ले, मैं भेज देता हूँ ग्रुप में यार। मैं सॉफ्टवेयर आप देखना स्टार्ट करते हैं यार। चले जी, एक और सवाल। समर 2000 विंटर 2015, the following situation have arisen at the different audit clients of your firm. The year end in each case is 30 September 2015. Certain management function of the audit client had been outsourced. Most of the outsourced function are performed at the service organization's premises. Evaluate the above situation and briefly explain the steps that the auditor would be required to carry out in each of the above situation. Impact on audit report is not required. 2 मिनट दे रहा हूं बच्चों, सवाल पढ़ो, मुझे बताएं जल्दी। हाँ जी। इवेल्युएट दी अबव सिचुएशन मेरे प्यारे बच्चों। अब देखें सवाल में क्या लिखा हुआ है, सर्टेन मैनेजमेंट फंक्शन, सर्टेन मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ द ऑडिट क्लाइंट हैज बीन आउटसोर्स। पहली इवेल्युएशन क्या होगी? पहली इवेल्युएशन क्या होगी? पहली इवेल्युएशन होगी जो मैंने आपको स्कोप पढ़ाया कि जो जो फंक्शन आउटसोर्स किया है क्या वो रेलिवेंट है भी कि नहीं, क्या वो रेलिवेंट है भी कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि आपने सबसे पहले ये असेस करना होगा कि जो फंक्शन आउटसोर्स हुआ है क्या वो आपके लिए रेलिवेंट है भी कि नहीं। अगर तो रेलिवेंट है तो अब आपके पास दोनों बच्चे आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव 1 भी आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव 2 भी आ जाएगा। तो इवेल्युएशन में पहली इवेल्युएशन कि एज अ यूजर ऑडिटर मैं ये असेस करूंगा कि जो आउटसोर्स फंक्शन है क्या वो मेरे लिए रेलिवेंट है भी कि नहीं। अगर रेलिवेंट है तो मुझे अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्टेन करनी है, क्यों? ताकि रिस्क आइडेंटिफाई करूं और उस रिस्क के अगेंस्ट मैंने प्रोसीजर भी परफॉर्म कर ले। ये स्टेप आपको कहलाएगा प्यारे बच्चों क्या? इवेल्युएशन का। जब इवेल्युएशन आपने कर ली तो अगले स्टेप्स आपके पास क्या कहलाएंगे? अगले स्टेप्स आपके पास कहलाएंगे कि जी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने का तरीका क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने का तरीका तो यही है भाई, यूजर एंटिटी। और अगर यूजर एंटिटी से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं हो सकती तो ये आपके पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो गई तो फिर उस अंडरस्टैंडिंग अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। रिस्पॉन्ड करने का प्राइमरी तरीका क्या है? यूजर एंटिटी। और अगर यूजर एंटिटी से भी अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हो सकते तो फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई अनदर ऑडिटर है। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें भी मैंने क्या काम कर दिया कि जो आइजाज के पैराग्राफ थे नॉर्मली यहाँ पे एग्जैक्टली कॉपी हो रहे हैं, बिकॉज सवाल में कोई सिनेरियो नहीं है। तो सवाल में कोई सिनेरियो नहीं है, सही है, उसने कोई वर्ड्स वगैरह यूज नहीं करे। तो अब आप देखें, अब मैंने अगर इसको आइजा को पढ़ूं तो बताया इसमें मैं कोई चेंजेस कर सकता हूं यार? मैं कोई चेंजेस कर ही नहीं सकता अनलेस मैं नाम चेंज कर दूं। तो नाम तो कुछ दिए हुए नहीं है।
तो ये चीज एग्जैक्टली उठ के यहाँ पे कॉपी हो गई। तो पैराग्राफ 12 जो आयजा में लिखा है मैंने एग्जैक्टली कॉपी कर दिया। पैराग्राफ 15 जो लिखा है मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कर दिया प्यारे बच्चों, कॉपी कर दिया। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? इवन ये जो पैराग्राफ 10 लिखा हुआ है मैंने एग्जैक्टली इसको यहाँ पे आके क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। तो जहां वो प्रोसीजर्स वगैरह की बात करता है वो रेलिवेंट में उसको कॉपी कर सकता हूं बच्चों। उसामा देखें, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। रेलिवेंट कब होगा, रेलिवेंट कब होगा जब वो इनमें से किसी चीजों को भी हिट कर दे। सही है। अच्छा ये चीजें कहां पे लिखी गई हैं? ये सारी की सारी चीजें आइजा 315 में लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर रहा है कोई भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, या प्रोसेस कर रहा है, या रिकॉर्ड कर रहा है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो रिपोर्ट हो रहा है, या फिर उससे कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, सही है, तो अगर इनमें से किसी चीज को भी हिट कर रहा है वो तो आपके पास आए, तो वो आपकी सर्विस रेलिवेंट हो जाएगी। समझ आती है बात उसामा? फॉर एग्जाम्पल, इसी इसी डायग्राम को यूं समझो कि एक कंपनी है, इसने अपनी सिक्योरिटी, प्रेमिसेस की सिक्योरिटी क्या कर दी है मेरे भाई, आउटसोर्स कर दिया। प्रेमिसेस की सिक्योरिटी आउटसोर्स कर दी है। क्या प्रेमिसेस की सिक्योरिटी आउटसोर्स करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ट्रांजैक्शन मेरी इनिशिएट हो रही है? क्या ये सिक्योरिटी ऑफिसर मेरी ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर रहा है? क्या ये मेरी किसी चीज को प्रोसेस कर रहा है? क्या ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज आ रही है उसके रिकॉर्ड बना रहा है? तो इसका मतलब है वो एक सर्विस लेके बैठा हुआ है, उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चीज रिकॉर्ड हो रही है वो मैं खुद बना रहा हूँ, रिकॉर्ड मैं बना रहा हूँ, कंट्रोल मैं बना रहा हूँ, इनिशिएट मैं कर रहा हूँ, प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप यूं समझे, पेरोल की अगर मैं बात करूं, तो पेरोल की जो ट्रांजैक्शन है, पेरोल की जो ट्रांजैक्शन है, अगर उसको इनिशिएट यूजर एंटिटी कर रही है, और इनिशिएट करने के बाद उसको भेज देती है किसके पास, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास, कि वो इसको क्या करे, प्रोसेस करे। वो प्रोसेस करके वापस किसको भेजता है, यूजर एंटिटी को भेजता है। यूजर एंटिटी इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करती है? तो मुझे बताएं, यूजर एंटिटी जो एफएस में रिकॉर्ड कर रही है कोई चीज, एफएस में अगर कोई चीज प्रिपेयर हो रही है, कोई नंबर आ रहा है, क्या इसके पीछे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है? बच्चों रेलिवेंट हो गया, स्कोप में भी आ गया। लेकिन ये प्रोसेस कैसे कर रहा है, ये प्रोसेस कैसे कर रहा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इसके टेस्ट ऑफ डिटेल, पहला नंबर किसका, यूजर एंटिटी का ही होगा। कि मैं यूजर एंटिटी से ही पूछूंगा प्यारे बच्चों। नहीं नहीं हारिस, अगर सिक्योरिटी ऑफिसर को आपने वेयर हाउस वगैरह में बिठाया तो फिर तो रेलिवेंट है। सिक्योरिटी ऑफिसर को अगर आपने वेयर हाउस वगैरह में बिठाया हुआ है, या फिर फॉर एग्जांपल बैंक के लॉकर्स वगैरह में बिठाया है, फिर तो रेलिवेंट है। लेकिन अगर आपने उसको लेट से एक हेड ऑफिस के बाहर रखा हुआ है कि बस वो आके चेकिंग वेकिंग करेगा, जो बंदा आ रहा है उसका नाम नोट करेगा और चेक करेगा, इसके लिए रेलिवेंट नहीं होगा। बच्चों के यहां तक बात समझ आ रही है? बच्चों कुछ फायदा हुआ? कोई 50 मिनट हमने पढ़े, एक क्विक रिवीजन हो गया, चीजें हो गई, कुछ फायदा हुआ? ताकि मैं सारे फिर जितने भी हमारे ऐसे लेक्चर्स हैं उनको मिले, उनके लिए मैं देख लूं। नहीं नहीं, जो मैनेजमेंट का एक्चुअरी होता है वो एक्सपर्ट होता है भाई। डन हो गया बच्चों? चलें बच्चों, थैंक यू सो मच। सेशन को 1 घंटे का ही रखेंगे ताकि बच्चा एटलीस्ट 1 घंटे का लेक्चर लाजमी ले ले, सही है। और इसके अंदर कोई फजूल बात नहीं हुई है, सिंपल हमने सारी चीजों को पहले से 3-4 घंटे मैंने मेहनत करके सारी चीज समराइज कर दी। एक अच्छे आंसर आइजा से कैसे लिखे जा सकते हैं,
जब आप रेलिवेंट आइजा, तो ये देखना आपने चेक कैसे करना है कि क्या ये आइजा के पैराग्राफ आपने पिक करे थे कि नहीं करे थे, और आइजा में क्या लिखा था और लिखना कैसे चाहिए था। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? हैंड आउट भी शेयर हो जाएगा बच्चों, हैंड आउट भी शेयर हो जाएगा। बस जो प्लान आपको बताया उसको फॉलो करते रहें, उससे आगे ही चले, तो इंशाल्लाह इस तरह सारे आइजाज को हम कर लेंगे बच्चों, और सारे सवाल भी इस तरीके से। थैंक यू सो, मैं ग्रुप पे बता दूंगा बच्चों, मैं ग्रुप पे बता दूंगा। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह हाफिज।